अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 20 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कल रात से वो यहाँ कैद थी। शायान सागर इतनी जल्दी उसके दिल में छुपी सच्चाई का राज जान जाएगा उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो शजिया को बचाने के लिए गई थी, पर शायान सागर सागर को वहाँ देख कर इसका रंग फक हुआ था। पर उसे इस बासत से भी अपनी हिफाजत करनी थी, तभी वो चुपचाप शायान की गाड़ी में बैठ चुकी थी। और वो ये भी जानती थी कि सबके बाद बासत उसे गलत समझेगा। पूरे रास्ते वो खामोश रहा था, लेकिन हवेली में दाखिल होते ही उसने अपने आदमियों को इशारा दिया था, जो इसे बिना सोचे समझने का मौका दिए यहाँ तहखाने में बंद करके दोबारा वापस नहीं आए थे। और इसे अंदाज़ा हो गया था कि शायान जाग गया है कि वो अनम के कातिल को जान चुकी है। कोई है, अम्मी मुझे बचाएं, वो एक बार फिर बुरी तरह मचलती खुद को आज़ाद करवाने के लिए चीखी थी, जबकि गला बुरी तरह खुश्क हो चुका था। फजर की अजान समातों में गूंजने लगी थी जब दरवाजे पर आहट हुई। इसका पूरा वजूद खौफ और हरास में जकड़ गया था। दरवाजे पर नज़र जमाए वो अपना सांस तक रोक गई, पर सामने अपनी माँ को देखकर उसे हैरत हुई थी, पर उसका सांस बहाल हुआ था। अम्मी आप, वो बड़बड़ाई थी। चुप सनम, बोलना मत। उन्होंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रखा। इनका रंग उड़ा हुआ था। अम्मी वो भाई आप जानती हैं अनम भाई का कत्ल किसने किया है? मम्मा मैं जान गई अम्मी, तुमने बहुत देर कर दी जानने में, वो बेबसी से बोली, जबकि इनके कपकपाते हाथ रस्सियाँ खोलने में मसरूफ़ थे। ये आप क्या कह रही हैं? उसने हैरत से आंखें फैलाई थी। वही जो कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी सुनना गवारा नहीं किया। हमेशा भाई की आंखों से देखा, भाई का कहा सुना और भाई का कहा माना। मैं तुम्हारी माँ थी सनम, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा था। जाहिर सी बात है, ये मेरी बहन थी, मेरा कहा मानना उस पर फ़र्ज़ था। शायान सागर की सख्त आवाज़ पर सनम का दिल खौफ से लरज़ा था, जबकि इनका भी रंग फक हुआ था। उसने माँ का हाथ शिद्दत से जकड़ा जो वो खोल चुकी थी। अम्मी कम ऑन सनम, क्यों डर रही हो? भाई हूँ तुम्हारा। शायान सागर आगे बढ़ा और नरमी से सनम के हाथ माँ से आज़ाद करवाए। पापा भाई मम्मा मुझे अम्मी के साथ जाना है, वो खुश्क होते ले गले से बोली। शायान सनम को छोड़ दो बेटा, यह मासूम है, वो फरियादी हुई थी। मेरी माँ को आराम से इनके कमरे में लेकर जाओ, उसने अपने आदमियों को इशारा दिया। अम्मी, वो माँ से चिपकी थी। सनम जिद नहीं करते, तुम तो बड़े भाई की बात कभी नहीं टालती थी, फिर अब क्यों जिद कर रही हो? शायान ने उसको कंधों से जकड़कर माँ से दूर किया। वो सनम को भीगी आंखों से देखती चुपचाप बाहर निकल गई। वो जानती थी शायान सागर इस वक्त एक बेटा नहीं, एक दरिंदा था। अम्मी वो चटपटाई थी। सनम क्यों डर रही हो? भाई हूँ मैं तुम्हारा। वो दांत पीसता इनके कंधों पर भी गिरफ्त सख्त कर गया था। आप भाई नहीं हैं, आप जालिम दरिंदे हैं, जाने दे मुझे, वो चीखी थी, जबकि शायान ने उसका रुख मोड़कर कहर आलूद नकाशों से देखा। उसकी एक घुरी उसे बुरी तरह खौफज़दा कर गई थी। पापा भाई मुझे जाने दे, वो अब सहम कर बड़बड़ाई थी। तुम्हें मुझसे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए थी सनम। उसने सनम को देखे नफ़ी में सर हिलाया, जबकि इसका सर्द मगर नर्म अंदाज सनम का खून खुश्क करने लगा। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप क्यों मुझ पर शक करें? मैंने तुम पर शक तो नहीं किया सनम, मुझे तो पूरा यकीन है। उसका लहजा अब भी नर्म था, पर सनम जानती थी उसका नर्म अंदाज क्या तबाही लाएगा। तुम मेरे कमरे में जाओगी, मेरी वार्डरोब, मेरे लॉकर्स चेक करोगी, मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब तुम यहाँ मेरे साथ वापस आई थी। तुम्हारा खोया खोया अंदाज, तुम्हारा सहम चारा, क्या मैं नहीं जान पाऊंगा कि मुझे पागल समझ रखा है? सनम का पूरा वजूद सुन हुआ था। फैली आंखों से उसने शायान को देखा, जिसके चेहरे पे छाया सर्दपन उसे हलक तर्क करने पर मजबूर कर गया था। चुपचाप बात मानोगी तो तुम पर रहम कर लूँगा, वरना तुम्हें मारने का मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं होगा। वो इसे चेयर पर बैठाए सतपन से बोला, जबकि सनम हरकत करने के काबिल भी नहीं रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शजीहा के पास खुद गई थी? उसने बुरुज कर सनम को देखा। नहीं, बल्कि भेजी गई थी। तुम्हें भेजने वाला मैं था। पापा भाई, पापा प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, विल्तजाई हुई। नो सनम, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उसने सनम दोनों हाथों को कैद किए अपने ऊपर। अपने दूसरे हाथ से पॉकेट से इंजेक्शन निकाला था। पापा भाई नहीं नहीं, आप ऐसे। मजीद बोलने से पहले वो इंजेक्शन उसकी गर्दन के करीब बुरी तरह इंजेक्ट कर चुका था। अगले ही पल उसकी आवाज़ मुअत्तल होने लगे थे, जबकि गर्दन एक जानिब लटकी और वो होशो हवास से बेगाना हुई थी। अलार्म की तेज़ संकारती आवाज़ नींद में डूबे वजूद की समाज से टकराई तो वो किस्मत से आया था, पर अगले ही पल उसे बाजू
जकड़ी महसूस हुई, जिससे नींद में डूबे हवास भी बेदार हुए। आंखें खोल कर उसने दाएं जानब देखा तो बाजू से चिपकी उसके कंधे में मुंह छिपाए हुए थी। उसके गोल्डन लेयर्स बालों ने उसका चेहरा छुपाया हुआ था, जबकि कुछ बाल उसके कंधे पर थे। वो चंद लम्हे समझ ही नहीं पाया क्या तासुर थे, उसी तरफ से झटक दे या फिर उसको इसी तरह सोने थे। रात वो किस लम्हे उसे इतने करीब आई वो जान ही नहीं पाया था। गोमगो उसी कैफियत का शिकार वो अलार्म की आवाज़ पर चौंका था। नरमी से उसका सर कंधे से तकिए पर रखे उसने नाबिया का हाथ भी बामुश्किल अपने बाजू से आज़ाद कराया। वो यही है, वो आ जाएगा। वो बिल्ली नहीं थी, भूत था। वो गिरफ्त मजीद सख्त की बड़बड़ाने लगी। वहाज को कोफ्त हुई थी। एक बार फिर शायद इसका ड्रामा शुरू हो चुका था। नाबिया, मेरे सर में दर्द होने लगी, अब प्लीज़ चुप कर जाओ। उसे बुरी तरह दूर झटकता उठ बैठा था। वहाज वहाँ था कोई। वहाज वो शायद किसी बुरे खौफ के ज़ेर असर थी। चीख कर उठते वो कम्फर्ट एक बार फिर दबोच की थी। गहरे सांस लेती और सहमी निगाह कमरे में डालती वो वहाज को बेजार कर चुकी थी। अनाबिया, स्टॉप दिस नॉनसेंस, वो बुलंद आवाज़ से धाड़ा। अनाबिया की एक बार फिर चीख निकली थी। मम्मा, मैं जाऊँ कमरे से? उसने गश्त दिखाई उसे बाहर जाने को कहा। जाओ मेरे कमरे से। हाँ, उसने फैली आंखों से वहाज को देखा, जो ज़रा भी रहम खाने के मूड में नहीं था। हाँ जाओ, वरना मैं तुम्हें फेंक आऊँगा। वो जारहाना तेवर लिए उसकी जाने पड़ा जब वो तेज़ी से बेड से उतरी, पर शायद आज इस लड़की के हाथों वहाज की मौत पक्की थी। कम्फर्ट में उलझती वो सीधा वहाज पर गिरी थी, जब मुश्किल उसे संभाल पाया। एक बार फिर उसकी चीख निकली थी। अनाबिया, वो दांत पीसे गुर्राया। कसम से मैं जान कर नहीं किया। कम्फर्ट पर मुश्किल आवाज़ हलक से निकली थी। वहाज की नींद से बोझल सुर्ख आंखें से इस वक्त कहर बरसाते महसूस हुई थी। आपको यकीन भी नहीं आ रहा, और मैं फिर भी यकीन दिला रही हूँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। अगले ही लम्हे वो दबा दबा सा रो दी। हाँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़, जिसने अपने हाथों अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर दी, जन्नत के बदले जहन्नम खरीद ली। वो तंज करने से बाज नहीं आया। क्या था वो लड़की? अगर एक दिन सब्र कर लेती तो वो इसकी ज़िंदगी को जन्नत बनाने का सोच चुका था, पर उसने बेसब्री दिखाई, जहन्नम खरीद ली। वहाज के करीब इसी के सहारे खड़ी वो शशोपंज में मुब्तला हुए बोली थी, एक बार अगर आप माफ़ कर देंगे तो शायद मैं अपनी नज़र में थोड़ा उठ सकूंगी। शट अप। अगले ही पल उसने नाबिया का जबड़ा दबोचा। तुम्हें उस दिन भी कहा था कि माफ़ी का लफ्ज़ अपने मुंह पर मत लाना। नाबिया के आंसू उसकी उंगलियों पर गिरे। अगले ही पल उसने नाबिया को दूर झटका, जो कम्फर्ट में उलझती बेड पर गिरी। मेरे दिल में अगर थोड़ी सी नरमी बाकी है तो खुदा का वास्ते नाबिया, फरमान अली से सख्ती में ना बदलो कि तुम अपने हाथों मौत को गले लगा लो। आज के बाद मेरे सामने ना आना, दोबारा कह रहा हूँ। और अब अगर ऐसी वैसी कोई हरकत तुमने की तो इस घर में दोबारा वापस नहीं आ सकोगी। उसकी दिल जीती धमकी पर आज फिर वो सहम कर अपना सांस तक रोक गई थी। वह आज वो तड़प कर सीती हुई थी। मेरा दिल पत्थर है नाबिया, सारी उम्र भी सर पटकोगी तो खुद को ही जख्मी करोगी, लेकिन पत्थर कभी नहीं टूटेगा। इस पर आखिरी जख्मी ने काट डाले वो कमरे से निकल गया था। अनाबिया को उसकी आंखें टूटे दिल की गमाजी करती महसूस हुई। दरवाज़ा हस्बे मामूल उसने ज़ोर से बंद किया था। वो बहती आंखों को रगड़ती सीधी कम्फर्ट को हटाती वो खुद को कोसती मलामत करती सिसकी थी। काश मैं सब्र कर लेती वह आज। मैंने वाकई जहन्नम खुद खरीद दिया। आप ठीक ही तो कह रहे हैं, पर अगर मैं कोशिश करूँ तो इस जहन्नम को जन्नत में एक दिन ज़रूर बदल लूँगी। उसने बंद दरवाजे को देखा। अगर मैं आप पर इल्ज़ाम लगा सकती हूँ तो इस इल्ज़ाम को मिटा भी तो सकती हूँ। हाँ, सिर्फ मैं ही तो मिटा सकती हूँ। भीगी आंखों से मुस्कुराई थी, जैसे कोई उम्मीद की नहीं मिली हो। आप पर कहा लगाया गया हर इल्ज़ाम मैं खुद मिटाऊंगी। आपकी जाब अब मैं वापस दिलाऊंगी। उससे एतमान थी। वो एक बार फिर शायद इस बेवकूफ़ी करने का सोच रही थी। इस नादान लड़की की मोहब्बत अभी शायद मज़ीद इम्तिहान चाहती थी। हॉस्पिटल की शफाफ राहदारी की एक जानब सुर्ख आंखों के साथ खड़ा वो शख्स नौफर यजदान था, जो माँ की खातिर आज यहाँ मौजूद था, जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी, जिनकी बिगड़ती हालत उसे सब शिकवे, सब नाराज़गियाँ भुलाई यहाँ लंदन ले आई थी। करीब ही आईजी अयाज अहमद मौजूद थे, जो बकौल इनके नौफर यजदान के बाप थे, मगर नौफर यजदान के लिए तो वो एक आम शख्स थे। वह इक्का दुक्का निगाह अपने नाराज़ बेटे पर डाल लेते, जो आज इतने साल बाद इनके सामने मौजूद था। वजह भी आज उनकी बीवी यानी नौफर यजदान की माँ थी, पर आज भी उसने एक रूठी सी निगाह भी बाप पे नहीं डाली थी। वो जब्त के काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, ये अखलक तोड़कर नौफलिस्तान के करीब खड़े हुए। नौफल ने फिर भी कोई तासुर नहीं दिया। इनको बेचैनी होने लगी। कल भी वही इन्हें नज़रअंदाज किए चला गया था। इतने बरस बाद अगर माँ की तकलीफ की वजह से थोड़ा ख्याल आ ही गया था तो बाप का भी थोड़ा ख्याल कर लो। वो बड़बड़ा कर रह गए। यज़दान ने अभी कोई तासुर नहीं दिया। मैं तुमसे मुखातिब हूँ मिस्टर नौफल यज़दान। अंदर मेरी माँ का ऑपरेशन जा रहा है मिस्टर याज अहमद साहब। इस वक्त मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। मेरी माँ की खैर की खबर आएगी तो दोबारा यहाँ से चला जाऊँगा। बेशरम बाप हूँ मैं तुम्हारा। उन्होंने उसके कंधे पर पंच मारा। यज़दान ने अपनी भूरी ब्राउन आंखें नुमाया कि इन्हें घूरा।
باپ ہوں میں تمہارا، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کو پھیلایا۔ پر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، صاف کوئی سے بولا۔ پھر یہاں کیوں موجود ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ چلا جاؤں گا، ایک بار میری ماں کو ہوش آ جائے چلا جاؤں گا، اور اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس نے دہل کر ایاز احمد کی جانب دیکھا۔ اور کتنا تڑپاؤ گے یزدان؟ آپ پر یہاں کو لا دے، میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ یزدان بشدت گریہ سے پکارتے زبردستی سے اسے جگڑ گئے۔ بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے اتنے برسوں تڑپے تھے، اب اسے سینے سے لگایا تو جیسے ٹھنڈک سی وجود میں اتری۔ یزدان بے اس حرکت کھڑا رہا، پر آنکھیں لہو ٹپکانے لگی۔ وہ میری بھی بیٹی تھی، تم سے زیادہ میں تڑپا ہوں۔ میں نے بھی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی ہے۔ تمہاری تو بہن تمہیں چھوڑ گئی تھی، اور مجھے تو میری بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹے کے لیے بھی تڑپنا پڑا ہے۔ تو کیوں اپنا فرض نہیں نبھایا؟ کیوں آپ نے ریحان کی حفاظت نہیں کی؟ وہ دبا دبا گھرایا، وہ اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتا تھا۔ فرض کی راہ میں ہی تو بیٹی کو کھو دیا تھا، اور بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی چلا گیا۔ وہ سیدھے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے بے بسی سے بولے، مجھے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ ایاز احمد نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ یزدان، انہوں نے اسے دوبارہ پکارا تھا، پر اسی لمحے ڈاکٹر کا باہر آنا انہیں روک گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتا وہ بے قراری سے آگے بڑھا۔ میری مام کیسی ہیں؟ انہوں نے اس نے وہاں کے لب و لہجے میں پوچھا۔ شی از فائن، ڈاکٹر نے مسکرا کے جواب دیا۔ یزدان نے مڑ کر ایاز احمد کو دیکھا تھا، جن کی بھیگی آنکھیں اسے نظر چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بیڈ پہ لیٹی وہ اپنے موبائل کو گھورتی سفیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لبوں پر کب مسکراہٹ پھیلی وہ جان ہی نہیں پائی۔ کل اس کا مکمل چیک اپ کروائی، اسے ایولنس کروا کر گھر واپس لایا تھا، اور اس دوران اس شخص کا خیال رکھنا، محبت کا نرم انداز، فکر، سب اسے پل پل لایعنی سوچوں سے آزاد کر گیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ لاپرواہ سا شخص اسے نہ جانے کیوں بھایا تھا۔ اس کی امرائی اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی جنونیت، اس کی شدت بھری محبت سے وہ اکثر چڑھتی تھی، پر کل اسے پہلی مرتبہ ایسا لگا تھا کہ وہ محبت شفاف تھی۔ اس محبت میں ہوس نہیں تھی، اس محبت میں شجیحہ کو جی جانے کی جستجو تھی، حاصل کرنے کی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک لڑکی کی اور کیا چاہت ہو سکتی تھی؟ جس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا، اس کے باوجود وہ شخص سراپا محبت بنے قدم قدم پر اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر چمکتی سفیر خان کی تصاویر کو دیکھا، جو وہ خود اسے اکثر و بیشتر سینڈ کرتا رہتا تھا، جسے وہ ایک نظر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے موبائل میں شجیحہ سے زیادہ سفیر کی تصاویر تھیں، جن سے اکثر اسے کوفت ہوتی تھی، پر آج اس کی ہر تصویر کو وہ کافی غور سے دیکھے مسکرا رہی تھی۔ اور وہ خوبرو شخص تھا، بس تھوڑا سا خود کو سدھار لیتا تو وہ شایان ساگر کو بھی اپنی شخصیت سے مات دے دیتا۔ اس نے سوائپ کیا تو شایان ساگر کی تصویر سامنے آئی، اور اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایک بار پھر وہ شایان ساگر اور ظفیر خان کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ اگر سفیر شایان ساگر جیسا بن جائے تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی، تصور کی آنکھ سے شایان کو سفیر اور سفیر کو شایان کا خاکہ پہنائے مسکراتی، پر یہ اخلاقتی اسے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ نہیں، سفیر الگ شخص ہے اور شایان الگ، پر ہر چیز کیا ہوگا اگر سفیر شایان جیسا ڈیسنٹ، پرکشش اور پر مدھم نفیس طبیعت مان جائے۔ بس ایک شخصیت کا ہی تو فرق ہے، جب شخصیت بدل جائے گی تو وہ میرے ہمراہ کھڑے ہوئے سب سے پیارا لگے گا۔ اپنے خیالات کے تانے بنتی، شاید وہ اپنے رب کی بنائی کی تخلیق میں نقص نکال رہی تھی، یا پھر بہتر شخصیت کی چاہ میں وہ لڑکی ہیرے کو چھوڑ کر ایک کوئلے کو بہتر قرار دے رہی تھی، اور اس کی بے تکانہ چاہت اس کی زندگی کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، جس کا اسے فی الحال ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سفیر کی تصویر کے ساتھ شایان ساگر کی تصویر جڑتی موبائل میں پوری طرح مگن ہوئی۔ یہ تصویر اس نے شایان ساگر کے سوشل اکاؤنٹ سے لی تھی۔ دونوں کی تصاویر کو وہ ایک برابر لے آئی، پر اگلی پل اس کی نظر شایان ساگر پر ٹھہر گئی۔ بے انتہا ہبرو لگ رہا تھا، اتنا کہ شجیحہ کو سفیر پس منظر میں جاتا محسوس ہونے لگا۔ شجیحہ، زین کی آواز پر وہ خوف سے اچھلی۔ موبائل اس نے فوری ایک طرف کر دیا، جیسے چھین جانے کا ڈر ہو۔ پھیکے پڑتے چہرے کے تاثرات بحال کرنے کے لیے وہ بدقت مسکرائی۔ تم سندری سے ملی تھی کل؟ زین نے اندر آتے ہی بنا کوئی تمہید باندھے سوال کیا۔ سندری؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ زین اس وقت کافی سنجیدہ تھا۔ بھائی سب ٹھیک ہے؟ شجیحہ نے اٹھنا چاہا، پر زین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم بتاؤ مجھے، بھائی میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ مال میں ٹکرائی تھی، مجھے بس مجھ سے مل کر اجلت میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں ہوگی، پر وہ کافی سہمی ہوئی لگی تھی۔ شجیحہ کا انداز بالکل نارمل تھا۔ کیا کچھ کہا تھا اس نے؟ شجیحہ کو وہ چٹ یاد آئی جو وہ بھول گئی تھی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ جلد وہ مجھ سے ملنے آئے گی۔ آج کے بعد وہ اگر تم سے ملنا بھی چاہے تب بھی تم اسے نہیں ملو گے۔ جی بھائی،
उसने बहस करना मुनासिब नहीं समझा था। ज़ैन शजीहा का घबराया चेहरा देख के अपने चेहरे के तासुरात भी छिपा गया था। और तुमने क्यों ज़िद लगाई थी? मैंने मना किया था ना, तुम्हें लहंगा और ज्वेलरी लेकर वापस आना था। फिर तुमने क्यों खुद को इतना ख्वार किया? भाई, मुझे उनकी पसंद का लहंगा नहीं पहनना था। तुमने उसकी चॉइस को देखा था? शजीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। ला रही है रखी, देख के बताना कैसा है। ज़ैन ने शजीहा को जताया था। वह खामोशी से नज़र चुरा कर रह गई थी। कुछ ही देर में रखी एक बॉक्स उठाए कमरे में दाखिल हुई। ज़ुल्फ़िकार भी कमरे में दाखिल हुई तो ज़ैन कदम लेता उसके बराबर आ ठहरा। इसके चेहरे पर उदासी का रंग छाया हुआ था, जैसे वो फीकी मुस्कान से छुपाना चाह रही थी। ज़ैन ने सर निगाहों से उसे देखा तो उसने नज़र चुराई। रकी ने बॉक्स में से लहंगा निकाल के बेड पे फैलाया। शजीहा की हेज़ल आंखों में फौरी सताइश उभरी थी। गोल्डन वाइट कलर का वो नफीस सा लहंगा किसी तारीफ का मोहताज नहीं था और इसका सुर्ख कामदार दुपट्टा लहंगे की खूबसूरती को मजीद बढ़ा गया था। जैन ने शजीहा के चेहरे को देखा, जहाँ ऊपर थे तासरात उसे बता गए थे कि सफ़ीर की चॉइस हद दर्जा खूबसूरत है। उसने तुम्हें पसंद करके अपने आला इंतखाब का बखूबी एहसास दिलाया है, तो क्या वो तुम्हारे लिए किसी आम चीज़ का इंतखाब कर सकता था? और क्या तुम्हें अपने भाई की पसंद पर भरोसा नहीं है? उसने ज़ुल्फ़िकार को मीठी सी निगाह से देखा। भाई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा। उसने लहंगे को नर्म गुलाबी पोरों से छूकर महसूस किया। अपने भाई की पसंद पे भरोसा तो करो। उसने ज़ुल्फ़िकार के कंधे के इर्द बाजू हायल किया। जी भाई, आपकी पसंद पे शक भी नहीं कर सकती। ज़ुल्फ़िकार भाभी की मिसाल सामने है। वह अपनी खफत छुपाए बोलती लहंगे को देखने लगी, पर दिल में भी उसने एतराफ़ किया था। मैं आपकी पसंद तो नहीं थी, ज़ुल्फ़िकार ने शिकवा के अंदाज में कहा। मैं तो तुम्हारी पसंद था ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? उसने सरगोशियाना कहकर ज़री को सिमटने पर मजबूर किया, पर तफक्कुरात उसे बुरी तरह जकड़े हुए थे। भाई, मैं यही लहंगा पहनूंगी। शजीहा ने जैन को देखे कहा तो मुस्कुराया था। मुझे पता था तुम उसकी पसंद को रद्द नहीं कर सकोगी, और आप इसे ट्राई मत करने लग जाना। खबरदार, जो तुम ज़्यादा चलती फिरती मुझे नजर आई। वह तंबी की ज़ुल्फ़िकार का हाथ पकड़े कमरे से निकला। शजीहा लहंगे को देखती एक बार फिर सफ़ीर की पसंद पर मुस्कुराती थी। रखी ये सब जाकर शजीहा के कमरे में रखा। उन्होंने मुख्तलिफ मलबूसात के पैकेट की जानिब इशारा किया। और हाँ, तुम क्या कह रही थी? दिखाओ ज़रा लड़कियों की तस्वीर। रक्की को हुक्म देती वो दूसरे कोच पे बैठी औरत की तरफ मुतवज्जो हुई, जो जैन चौधरी के लिए ऊंचे घरानों की लड़कियों की तस्वीर लाई थी। शजीहा की रुखसती भी साथ ही तय थी, जिसके बारे में सफ़ी ने शजीहा को बताने से मना किया था। सदीका बेगम राजी तो नहीं थी, पर जैन की वजह से इस पर बमुश्किल राजी हुई थी, और अब वो चाहती थी कि जैन का रिश्ता भी कहीं तय हो जाए। बड़ी चौधराइन, ये मैं अकेली कैसे ले जाऊं? वो रखी की आवाज़ पर मुड़ी थी। क्यों, हाथों में दम नहीं है? वो करख्ती से बोली थी। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। काफ़ी सारे पैकेट उठाए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जब सामने से आती ज़ुल्फ़िकार उसे टकराई थी, पर में सारे पैकेट ज़मीन बोस होते इर्द गिर्द बिखरे, जबकि ज़ुल्फ़िकार का हाथ अपने मुंह पर गया था। मम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सत्यानाश मनहूस लड़की, क्या किया तूने? सिद्दीक़ा बेगम के माथे पर बल नुमाया हुए तेज़ कदमों से उसकी तरफ आती हुई इसका बाजू बुरी तरह झंझोड़ती घुराई थी, जबकि ज़ुल्फ़िकार का रंग फ़क हुआ। इतने दिन से वो इनसे बच रही थी, पर आज लग रहा था कि इसकी शामत पक्की है। मम्मा, माँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बकवास करती उन्होंने अपना हाथ बुलंद किया। ज़ुल्फ़िकार ने खौफ से अपना चेहरा छुपाया। सिद्दीक़ा बेगम ने बमुश्किल अपना हाथ रोका और उसे खुद से दूर चढ़कर के वो वहीं सीढ़ियों पर ढह गई। कोहनी ज़ोर से सफ़ेद संग संगे मर्ग की सीढ़ियों से टकराई थी। मनहूस मारी, तू आई ही क्यों नीचे? मैं तो तुझे जैन के कमरे में बमुश्किल बर्दाश्त करती हूँ, और तू अपना ये मनहूस चेहरा लिए पूरी हवेली में दनाती फिरती है। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार के रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़े। इसके मुंह से दर्द से कराह निकली थी। माँ जी, मैं कमरे में चली जाती हूँ। वो दर्द बर्दाश्त की मुश्किल कह पाई। तू इस हवेली से बल्कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जा। तो जैसी कमज़ाद कहीं से भी मेरे बेटे के काबिल नहीं है। सारा काम ख़राब कर दिया। एक ही बेटा था मेरा, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर अपना ऐसा दीवाना बना दिया। खून जलता है तुझे देखकर, दिल करता है कि अपने हाथों से गला दबाकर तुझे जान से मार दूँ। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी भीगी आवाज़ पर इन्हें मज़ीद तैश है। वो औरत भी अब खड़े हुए तमाशा देख रही थी। बकवास बंद कर। तू जैसी छोटे घर की लड़कियों को अपनी अदाएँ दिखानी ही तो आती हैं। इसी से काबू की अब मासूम बन रही है। काश तुझे पंचायत में ही कत्ल कर दिया होता, तो आज मेरा बेटा किसी ऊंची ज़ात की लड़की से शादी करके मुझे पोते की खबर भी सुना चुका होता। पर इसका दिल भी आया तो तू जैसी कमज़ाद बदकिरदार तोहमत लगी लड़की पर। अरे, इसके लिए तो शहज़ादी आनी चाहिए थी, बल्कि वो सुंदरी ही अच्छी थी, जो कम अज़ कम हमारे बराबर की तो थी, जिसकी खूबसूरती और दौलत तेरी इस शक्ल से लाख गुना बेहतर है। न जाने क्या जादू किया तूने ज़हन पर कि वो किसी को देखता ही नहीं है। ज़ुल्फ़िकार को चौधरी
जुल्फ़िकार को चंद्रायन के लफ्ज़ दिल जीते महसूस हुए थे। रखी और इस औरत के सामने तस्लील का एहसास चेहरा सुर्ख करने लगा। माँ जी मैं चली जाऊँगी, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। भीगी आँखों और को झपकती वो दर्द बर्दाश्त किए तड़पी थी। हाँ जाएगी तो तू मुझे मार कर तू इस हवेली पर राज करने का सोचे बैठी है। सब जानती हूँ कमज़ात पर तेरी कोशिश नाकाम होने वाली है। देख रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की और तेरा पत्ता मैं ऐसा काटूंगी कि खुद तुझे हवेली से बाहर निकालेगा। इनके लहजे में हकारत भांपती हुई वह मुश्किल खुद को रोने से रोक पाई, जबकि दिल चाह रहा था कि खुद को ख़त्म कर दे। इतनी नफरत, इतनी जलालत कब सही थी उसने। चौधराइन थी छोटे मालिक आने वाले हैं, छोड़ दें। रखी सहम कर बोली। अगले ही पल उन्होंने बाल को हल्का सा खींच से दूर धकेला। अपनी मनोज शक्ल यहाँ से गुम कर, और खबरदार जो तूने मेरी बेटी को किसी चीज़ को हाथ लगाया, तेरे हाथ काटने में मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। इसका नाजुक हाथ बुरी तरह मरोड़ कर दबाती हुई इसकी चीख निकाल, दफ़ा हो जाए यहाँ से, वो फंकार रही थी। जुल्फ़े शाह हाथ का दर्द बर्दाश्त करती ऊपर भागी थी, हकारत धुतकार जैसे वो अपने दामन से लपेट कर पल पर मारने लगी थी। आंसू रगड़ती वो छत पर भागी और यहाँ आते ही सब टूटा था। एक जालिम रख के सफ़ेद झूले पर आकर बैठे वो खुद पर जब्त न कर पाई थी और फूट फूट कर रोती चली गई। यहाँ इस छत पर वो चीख चीख कर भी रोती तो किसी को खबर न होती, और जैन भी घर पर नहीं था। अच्छा था कि वो घर पर नहीं था, वरना ये आंसू उसका दम घोट देते। कितनी हकारत थी सदीका बेगम के अंदाज में। काश को मोहब्बत जैसा संगीन गुनाह ना करती, रह लेती ताउम्र सिसकते हुए। कम से कम आज रुसवा हुए यूं गलीज अल्फाज न सुन रही होती। हवाओं का रक्स पड़ा था, उसके सुनहरी रेशमी बाल उड़ते लहराए थे, लेकिन इस वक्त हर चीज़ नज़रअंदाज की अपने गम पर रो रही थी। सफ़ेद चेहरा रोने की वजह से गुलाबी हो चुका था, जबकि इन गलाफ आंखों से बहते मोती थम ही नहीं रहे थे। पापा मुझे ले जाए, आपकी जरी मर जाएगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, एक बार तो मुझे पुकारे, मुझे यहाँ से ले जाए। बेसाख्ता से पापा शिद्दत से याद आए थे। इनसे मिलने के लिए वो कब से तड़प रही थी, लेकिन जैन को खफा करने की गुस्ताखी वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। पर आज उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ से चली गई तो ही अच्छा होगा। मासूम रगड़ती उठकर छत की रेलिंग के पास आ खड़ी हुई, जहाँ से पिछला बाग नजर आता था। इस दिन वो इसी राह से भागी थी। अब भी दिल चाह रहा था कि वह यहाँ से इसी तरह भाग जाए और जैन अब की बार ढूंढ ही ना पाए। मम्मा मैं चली जाऊंगी, शजीहा की शादी हो जाए फिर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जैन, आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो आपको खुश देखना चाहती है, और मुझे भी ऐसे लगता है कि आप इस शादी को पंचायत की वजह से निभा रहे हैं। आप सुंदरी को पसंद करते थे, सुंदरी ही आपके काबिल है। उसने दोनों हाथ रेलिंग पर जमा लिए और एक बार फिर आंसू बहाने लगी। अगला पल उसके लिए भारी हुआ था, जब अपने पुष्प किसी वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ। जान तब हुआ तो तब हवा हुई जब उसकी पुष्प मुकाबल के जोड़े सीने लगी। उसने मुड़ना चाहा था, पर उसने रेलिंग पर रखे उसके हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखे कि इसके नाजुक हाथ छुप से गए। इसकी मखसूस खुशबू ने एहसास दिलाया था कि वो जैन चौधरी है। मुझे छोड़ जाने का सोचोगी और मुझे खबर भी नहीं हो पाएगी। वो समात के करीब झुक के सतमन से बोला। जुल्फ़े शाह का चेहरा सफ़ेद पड़ा, जबकि आंसू पलकों पर ही ठहर के, पर अगले ही पल सिद्दीक़ा बेगम के लफ्ज़ों ने फिर आंसू को रवा किया। अच्छा है आपको खबर हो जाए, ताकि अब जाने के बाद आप मुझे ढूंढे मत, क्योंकि इस मरतबा मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? उसने जुल्फ़े शाह के हाथों पर दबाव डाला। जैन, मैं अच्छी नहीं हूँ, गरीब घर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, और आपने सरदार होने की वजह से अपनाया था, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। ज़मीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। आपके लिए तो किसी रियासत की परी को आना चाहिए था, जैसे सुंदरी है। उसने यखलक जुल्फ़े शाह के हाथों को इसी के गिर्द बांधे उसे मज़ीद शिद्दत से अपने सीने से लगाए खींच लिया। इसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। पहली मरतबा वो शख्स इस शिद्दत से जकड़े हुए था, और उसे एहसास हो गया था कि वो कुछ गलत बोल चुकी है। उसे अपना सांस घुटता महसूस होने लगा था, क्योंकि गिरफ्त हनूज सख्त से सख्त हो रही थी। जैन, उसने लब दबाए उसे पुकारा, जिसका चेहरा खून छिलका रहा था। अगर मुड़कर देख लेती तो शायद अपने लफ्ज़ों पर 100 बार पछताती। तुम मासूम सी छोटी छोटी बातों पर सहमे हुए अच्छी लगती थी। मुझे लगता है तुम हवेली आकर मासूम जुल्फ़े शाह से संगदिल जरी बन गई हो। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको रोका था कि मुझे नहीं जाना, आप बस ज़िद थे, वहीं छोड़ जाते। वहाँ इज्जत तो थी, मोहब्बत के बगैर आहिस्ता आहिस्ता रहना सीख ही लेती, और आप किसी अमीरजादी से शादी करके मुतमईन हो जाते, वो शिकवा का ना हुई। जुल्फ़े शाह, इतना बोलो जितना बाद में बर्दाश्त कर सको। इसका लहजा हद दर्जा सर था, वो काम कराएगी। मम्मा मुझे सांस नहीं आ रहा। जैन, वो गिरफ्त में मछली थी, वो जो गुस्से से सख्त कर गया था, और तुम मेरे दिल को बुरी तरह जख्मी किए सांसों से खेल रही हो। इसका हिसाब कौन देगा? उसने गिरफ्त हल्की सी ढीली की, मगर उसे आज़ाद नहीं किया। खुद को बहुत समझदार समझने लगी हो। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम जैन चौधरी की ज़िंदगी के फैसले करो? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मर्ज़ी तुम्हें यहाँ लाऊं या नहीं।
اس کی توقع کے برعکس جواب پر ظریف شاہ کو مزید شدت سے رونا ہے۔ آج میں بالکل بھی چپ نہیں کرواؤں گا، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے میرا دل بری طرح زخمی کیا ہے، اب اس کے بدلے تم تھوڑے آنسو بہا بھی لو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ زین وہ مزید شدت سے پکارتی مڑی تھی اور اس کے سینے میں منہ چھپاتے رو دی۔ زین میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، آپ کی اماں مجھے پسند نہیں کرتی، پر اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں غریب ہوں اور حویلی میں آنا نہیں چاہتی تھی، آپ ہی لائے تھے نا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں کمی کمی کو اپنی بہو نہیں مانتی، تبھی وہ آج آپ کے لیے نئی لڑکی دیکھ رہی تھی، وہ بھلے آپ کے لیے لڑکی دیکھ لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں کبھی بھی آپ کے قابل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ پنچایت کے فیصلے ماننا میری مجبوری ہے، آپ مان لیں پنچایت کا ہر فیصلہ، اور اگر آپ کی اماں کہتی ہیں نا کہ آپ کی شادی کروانی ہے تو کر لیں ماما، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس کی بے تکانہ بات اس کا دماغ گھما گئی، اس کے سینے سے لگی وہ کس دھڑلے سے اس کے دل پر اپنے لفظوں کے وار کیے جا رہی تھی۔ ہاں صحیح کہا، تم غریب ہو تو تمہارا کیا قصور ہے، اور اگر میری اماں یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی ریاست کی شہزادی سے شادی کر لوں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی، سنجیدگی سے کہا۔ زلیخا شاہ کا وجود سن ہوا تھا، وہ پھیلی آنکھوں سے رونا بھول گئی۔ میں نیچے جا کر اماں کو اجازت دے کر آتا ہوں کہ وہ شجیحہ کے نکاح تک میرے لیے کسی اونچے گھرانے کی لڑکی پسند کر لے، اور اسی دن نکاح اور رخصتی بھی ہو جائے گی، اور باقی پنچایت کے فیصلے کی بات، اور جب بھی کوئی لڑکی بھاگے گی یا پھر کوئی ایسا ویسا گناہ کرے گی اسے بھی اپنے نکاح میں لے آؤں گا، پر اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ شجیحہ کے نکاح تک تم ایسا کرو کہ کار کوٹری میں چلی جاؤ تاکہ میرے کمرے سے تمہاری منحوسیت، تمہاری غربت کے اثار مٹ سکے۔ اس کے لفظ اس کی سماعت کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ زلیخا شاہ نے دہل کر اسے دور ہونا چاہا، پر زین نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ زین چھوڑے مجھے، آپ ایسے کیسے؟ بری طرح تڑپتی تھی اور کسی ڈھارس، کسی پیار بڑے میٹھے بول کی امید لگائے ہوئی تھی جو دل کا درد کم کر دیتا، پر وہ شخص الٹا بے انتہا درد دے رہا تھا۔ زلیخا شاہ کیا ہوا ہے؟ تم یہی تو چاہتی ہو؟ اس کا کھلا تن زلیخا شاہ کو جتا گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے زلیخا شاہ کو آزاد کیا تھا، جبکہ اس کا سرخ چڑھ پڑتا چہرہ، گہری سیاہ آنکھوں میں چھلکتی برہمی اسے بری طرح سے بھا گئی تھی۔ زین اور ہانسو ہی، میرے پیچھے مت آنا، اور کمرے میں تو بالکل بھی مت آنا، ورنہ میرے قہر سے بچ نہیں پاؤ گے۔ انگیز اٹھائے اس نے زلیخا شاہ کو اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے روکا تھا، مزید کسر اس کے تیز لہجے نے پوری کی تھی۔ زین رخ موڑے آگے بڑھا، جبکہ وہ وہیں جمی رہ گئی۔ اس پر اسے اپنا دل بری طرح رکتا محسوس ہوا، آگے بڑھ رہا تھا جبکہ زلیخا شاہ اپنا دل کسی بوجھ تلے دبا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ سیڑھیوں کے دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے نفی میں سر ہلایا، جب وہ بھاگ کر اس کی پشت سے لگتی بازو سینے پر حائل کی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تھم سا گیا، جبکہ وہ چہرے پر مزید سختی پھیلی، ہواؤں میں تیزی بڑھ رہی تھی، بادل ہلکے سے گرجے تھے۔ چھوڑو زلیخا شاہ، اس نے اپنے وجود کو جھٹکا، پر زلیخا شاہ مزید شدت سے اس کا کرتا جکڑ کر رونا جاری رکھا۔ یہ رو دھو کر تم مجھے میرے ارادوں سے روک نہیں سکتی، اماں انتظار کر رہی ہیں، دکھائی تھی انہوں نے ایک لڑکی پہلے غور سے نہیں کیا، پر اب لگ رہا ہے غور کرنا پڑے گا۔ وہ ستم کر بنا بولا تو زری نے زور سے ہچکی لی تھی۔ خبردار، جیسا کہ میرے ہیں آپ، صرف میرے، کسی اور کے ہونے سے پہلے ہی میں اس کی جان لے لوں گی۔ ایسا کرو میری جان لے لو، وہ وفکی بھری سنجیدگی سے بولا اور اس کے بازو سینے سے زبردستی اٹھائے جو اتنے قریب آئے دھڑکنوں سے گھیر رہی تھی۔ مزید جان لے، وہ احساس اس کے رونے کا تھا۔ فوری سامنے آئی کھڑی ہوئی، جیسے جانے کی راہ روک رہی ہو۔ آپ کو کیوں کچھ کہوں، آپ کی خاطر سب کو مار دوں گی، کندھے تک میرے آتی نہیں ہوں، مار دو گی میرے لیے سب کو۔ اس کا لہجہ صاف مزاح اڑاتا محسوس ہے۔ کندھے تک نہیں آتی، پر ہمت سب سے زیادہ رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مت میرے نکاح کے وقت دکھانا، دیکھتا ہوں کتنا دم ہے۔ زین وہ ایک بار پھر اس کا نام لیے روئی، پر اس بار پکار میں شدت، چڑچڑا پن تھا۔ اگلے ہی پل اس نے نگاہ کا رخ موڑ کر اپنی انگلیاں چٹکائی تھی۔ جب میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تو ایسی حرکتیں کرتی کیوں ہوں؟ اب دیکھو میری طرف، اس نے زبیں تھام کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ اسی پل بارش کی بوند اس کے چہرے پر آ گری، جس پر اس نے جھرجھری لی، اور اگلے ہی پل کئی بوندیں اس کے چہرے پر برسی اور وہ آنکھیں بند کیے سر جھٹکتی زین کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کے شفاف چہرے پر بوندیں پھسلنے لگی تھی۔ زین سے پیچھے چھوڑے فاصلے پر ہوا، جیسے اس چاند سے چہرے پر بہتا پانی اسے بہکا نہ دے۔ بارش اچانک کیسی ہوگی؟ زلیخا شاہ نے حیرت سے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر زین کو، جو فاصلے پر ہوا تھا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے زین کے قریب آئے۔ بارش ہو رہی ہے زین، آپ بھیگ جائیں گے، اور وہ اس کا مضبوط بازو پکڑے بولی تاکہ وہ دونوں شیڈ کے نیچے چلے جائیں۔ اچھا ہے، میرا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ تمہارے وہ پرتپش لفظ مجھے اب بھی دل و دماغ میں آگ بھڑکا رہے۔ وہ ہفکی بھری نگاہ سے اسے دیکھے بولا۔ بوندیں اس کے چہرے پر گرتی اس کے بال اور داڑھی پہ کو گئی۔ زلیخا شاہ نے لب باہر نکال کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے دونوں کانوں کو پکڑا۔ زین چودھری کی دھڑکن رک کر چلی تھی۔
इसका ये मासूमाना दिलफरेब सा अंदाज सारी नाराज़गी रफ़ा दफ़ा कर गया। इसी पर बादल शिद्दत से गरजा। अब बारिश तेज़ी से बरसने लगी। ज़ुल्फ़िकार का दिल भी शिद्दत से धड़का था, जो बादलों की वजह से तो नहीं, इस शख्स की आंखों में समोई ख़मार की बदौलत धड़क रहा था। कभी इतनी मासूमाना बातें करती हो, मुझे अफ़सोस होने लगता है कि मैंने एक छोटी-सी बच्ची से शादी कर ली, और कभी-कभी इतनी बड़ी-बड़ी दिल जला देने वाली बातें कि मुझे लगता है कि मैंने किसी ज़ालिम लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है। उसने अपने दोनों हाथों से इसके कानों को छुआ, हाथों को उठाया और हाथ कैद कर ली। इसकी भीगी पलकें लरस गई थी। जानती हो, इस वक्त तुम मुझे छोटी सी मासूम बच्ची लग रही हो, जो अपनी गलती पर मासूम बने माफ़ी मांग रही हो, और बिना बारिश का ख्याल किए बोला, जो इन पर बरस कर अपने होने का एहसास दिला रही थी, पर वो तो एक दूसरे में गुम थे। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। वो चिढ़कर बोले, हाथ छुड़ाए शेड के नीचे चलेगी। जैन ने माथे पे आए बालों को हाथ से पीछे किया और हल्का सा सर झटका। बूंदें बिखर गई थी। आप नीचे कैसे जाएंगी? इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ज़ुल्फ़िकार अपना भीगा आंचल फैलाए बरसती बारिश को देखने लगी। मुझे बारिश नहीं पसंद, ना मैं इसमें भीगना पसंद है, लेकिन आज मैं इस प्यारी मगर बेवकूफ़ सी थोड़ी सी जालिम लड़की के साथ भीगना चाहता हूँ, ताकि इस लड़की के छोटे से दिमाग में मेरे हवाले से हर खौफ निकल जाए। और इसकी नाजुक कलाई थामते इसे ऐन दरमियान में ले आया। बारिश अब तेज़ी पकड़े इन्हें पूरी तरह भगोने लगी थी। ज़ैन, आपको बुखार हो जाएगा और आपके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। वैसे भी आप इन सब की आदी नहीं है। फ़िक्र से बोलती शख्स को देख रही थी, जिसका सफ़ेद कुर्ता भीग चुका था। बाल भी बिखरे बिखरे चौड़ी पेशानी पर थे। मैं तो तुम्हारा आदी भी नहीं था, अब बन गया है ना, तो कोई नुकसान हुआ है मेरा? उसने अगली बार ज़ुल्फ़िकार को हाथ पकड़ कर घुमाया था। उसकी भीगी लटें ज़ैन के चेहरे से टकराई लहराई थी। इनका ठंडा ठंडा से एहसास रूह को फ़रहत बख्श गया था। ज़ैन, इसकी पुकार में मधुरों सुरों सी मिठास थी। फ़िक्र मत करो, इस मरतबा बीमार हो भी गया तो तुम मेरे पास दवा की सूरत में हो। उसकी पुष्प पर दोनों बाजू फैलाए हुए इन आंखों में देखता थम गया था। जरी को लगा ज़ैन चौधरी की आंखों ने इनकी निगाह को जकड़ लिया। वह हिसार में आ गया। बारिश की वजह से इस अक्स धुंधला था, पर रूह के लिए शफाफ तरीन था। इन आंखों ने बांध लिया है मुझे ज़ुल्फ़िकार। अब अगर तुम भी कहोगी, तब ये सहर नहीं टूटेगा, किसी का जादू नहीं चलेगा। हाँ, तुम जादू करो तो वो ज़रूर काम करेगा, और मुझे तुम्हारा मज़ीद असीर कर देगा। इन आंखों को नरमी से छुए उसने इन बूंदों को भी मान बख्श दिया था। कुछ पल पहले जो निगाहें गम से भीग रही थी, अब खुशी से भीगी थी। यकीन कर लो ज़ुल्फ़िकार कि तुम्हें अपनाया है तो दिल से अपनाया है। मोहब्बत की अमानत में खयानत नहीं की जाती, और तुम्हारा ज़हन तुम्हारे मामले में बहुत ईमानदार है। उसे फजूल खैज़ी से कहकर उसने भीगी आंखों को रगड़ा, और अगली पल हैरान हुई। आपको कैसे पता चला? जैसे तुम्हें ये पता चल जाता है। उसके जवाब पर वो ले जाई थी। उसने एक बार फिर ज़ुल्फ़िकार की पुष्ट को सीने से लगाया, और उसके हाथ को अपने हाथ पर रखे सामने फैलाया। बारिश का पानी उसकी हथेली में जमा होने लगा था। बारिश के कतरों को अपनी शफाफ हथेली पर ठहराए, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी, सिर्फ मेरी रहोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ज़ुल्फ़िकार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जिसकी आंखों में आस थी। उसने महज सर अस्पात में हिलाया, पर फिर जवाब दिया, मैं इन बारिश के कतरों को हथेली में लिए वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। ज़ैन ने इत्मीनान से अपना सर पीछे गिराकर चेहरा ऊपर कर लिया। ज़री ने भी इसका अमल दोहराया। इसके कंधे पर सर टिका, इसका उसने चेहरा बुलंद किया। अपने रहमत दोनों पर बरस कर बादल को एक बार फिर गरजने की नवीद मिल गई थी। बादल गरजा था, जैसे इन दो शफाफ रूहों को देखकर खुशी से झूम गया हो।